वंदे मातरम। तो आज मैं फिर आपके साथ भारत की विरासत के साथ संबंध में हूँ। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 में आपके साथ भारत की विरासत पार्ट 1 मैंने आपको बना दिए हैं, मैंने आपके सामने पेश मैंने कर दिए हैं। तो आज मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि भारत की विरासत कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले भारत की विरासत को हम लेते हैं। भारत की विरासत को 2 प्रकार में है ना बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक विरासत, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत को इंग्लिश में नेचुरल हेरिटेज और सांस्कृतिक विरासत को कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। प्राकृतिक विरासत अब पहले क्या है इसके बारे में थोड़ा वर्णन कर दें। प्राकृतिक विरासत का मतलब होता है प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त विरासत, जैसे जिनको मानव ने निर्माण नहीं किया है, यानी कि मानव ने बनाया नहीं है, तो वैसे विरासत को हम प्राकृतिक विरासत कहते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, सागर, महासागर, है ना, ये सारे इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, तो इसको हम प्राकृतिक विरासत में रखेंगे। ये भारत के भौतिक औस्थिति को काफी सुंदर और मनोरम बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो प्राकृतिक विरासत को हम कई पार्टों में बांटते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज को, जैसे लैंडस्केप, भूदृश्य, दूसरा रिवर्स, नदियां, तीसरा वेजिटेशन, वनस्पतियां, चौथा वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर या जंगली जीव। तो इस प्रकार लैंडस्केप को हम लेते हैं। अब लैंडस्केप में यानी भूदृश्य को हम देखते हैं। भारत के भूदृश्य जो है काफी मनोरम और काफी लुभावना है, जिसके कारण बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आए और हमारे देश में, है ना, हमारी संस्कृति को अपनाएं, वो भी अपनी कल्चर को हमारे साथ, है ना, बांटे और आपस में सहयोग आदान प्रदान होने के उपरांत एक नए नए रूप में एक कल्चर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार लैंडस्केप जो है विदेशियों को लुभाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे हम जानते हैं कि भारत में ये उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये मैंने आपको कई बार बताया है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आगे इसको लेकर चलता हूँ। तो पश्चिम से पूर्व तक में हिमालय पर्वतमाला है, जो विदेशी आक्रांताओं से भारत को सुरक्षा देने में एक सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। इसके अलावा ये जो है साइबेरिया का ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है और ये भारत को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ भारत में जो ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है, ये देखने में काफी भारत का एक जैसे ऐसा फील होता है कि एक मतलब ताज के रूप में प्रस्तुत करता है भारत को, और भारत की सुंदरता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं जो मेडिसिन के रूप में हमारे काम में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वस्तु के रूप में इसका निर्माण होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वन्य जीव यहाँ पर हैं, है ना, जो भारत की सुंदरता को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे खनिज संपदा हैं जो हमारे वंशजों के लिए इनको संभाल कर रखा गया है। तो इस प्रकार भूदृश्य जो है, लैंडस्केप जो है, भारत के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब दूसरा है रिवर्स यानी नदियां। नदियों का संबंध मनुष्य के साथ जन्म जन्मांतर से रहा है। नदियां अगर नहीं होती तो मनुष्य का जीवन का अस्तित्व भी संभव नहीं था। जब हम अपनी सभ्यता को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण नदियों के किनारे ही हुआ है। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का निर्माण सिंधु सभ्यता के पास, तो सिंधु सभ्यता भी उसको कहते हैं। और सिंधु नदी के साथ उनके बहुत सारे जैसे झेलम नदियां हैं, चेनाब है, तो रावी है, ब्यास है, इन्हीं नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे, इन्हीं सभी सारी नदियों के किनारे मनुष्य का जीवन का अस्तित्व साथ साथ निर्माण के रूप में आगे बढ़ा। और आज हम जो भी आगे है, इन नदियों का भूमिका हमारे लिए एक माता के समान रहा है, और इसलिए हम इनको लोक माता कहते हैं, क्योंकि इनका भूमिका हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और अब भी है। अगर नदियां नहीं होती तो हमारे जीवन का एक एक क्रियाकलाप इनके बिना अधूरा था। जैसे हम जानते हैं कि 84% नदियों का जो जल है, मतलब जो भी सिंचाई के रूप में हम उपयोग करते हैं, चाहे नदी हो, झरना हो, तालाब हो, है ना, या फिर ग्राउंड वाटर हो, है ना, जो भी हो, तो ये जो है इसका हम उपयोग सिंचाई के रूप में 84% करते हैं। और इनके बिना अनाज को उपजाना संभव नहीं है, जिसके बिना, और जब अनाज नहीं उपजेगा तो अपना जीवन भी इसके बिना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग फिर भूखे मर जाएंगे। हमारा एक एक भौतिक
जो वस्तुएं हैं वनस्पति पर जो आधारित है, इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए नदियों को हम लोग अपनी माता के समान मानते हैं, इनको पूजते हैं और लोग माता के रूप इनको दर्जा देते हैं। तो ये नदियां हो गई। अब है वेजिटेशन यानी वनस्पतियां। अब वनस्पतियां भी प्राकृतिक विरासत का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक विरासत में वनस्पतियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वनस्पतियां नहीं होती तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन संभव नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे वस्तु खाद्यान्न संबंधित हैं या फिर वस्त्र हैं, जो भी हैं, इनके बिना असंभव था। तो वनस्पतियों को भी हम लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व देते हुए इनको भी मानते हैं, पूजते हैं, जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं और इनको भी अपने साथ साथ लेकर, है ना, अपने जीवन में लेकर चलते हैं। बहुत सारी वनस्पतियों को हम लोग पूजते हैं और उनके साथ हम लोग सह अस्तित्व के साथ चलते हैं। जैसे तुलसी का पूजा करना, है ना, बट का पूजा करना, बट वृक्ष का पूजा करना, जैसे नीम को, है ना, हम लोग पीपल को हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में एक अंग है, संस्कृति का एक अंग बन सा गया है और हम लोग इनको भी अपना लाइफ में इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और इनको भी हम लोग सम्मान देते हैं। अब इसके साथ है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव, है ना। तो जंगली जीव, पूरे विश्व में जंगली जीव जो है उनमें से भारत का एक महत्वपूर्ण, भारत में जो जंगली जीव हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है पूरे विश्व के जंगली जीवों में, है ना। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जंगली जीव भारत में पाए जाते हैं, जैसे हाथी है, जैसे शेर है, चीता है ना, और इसके अलावा जिराफ है, जेबरा है ना, एक सिंगी गेड़ा है और हाथी है। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं, हिरन है। तो ये सारे जंगली जीव है ना। लाल पांडा हुआ, ये सारे बहुत सारे ऐसे जीव है जो विलुप्त प्राय है। सरकार ने उनको रोकने के लिए, उनको उनका जीवन को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे अभयारण्य, बहुत सारे उद्यान, जैविक उद्यान, है ना, जैव आवासीय क्षेत्र का निर्माण किया है। तो ये आगे हम बताएंगे आपको आपके संस्कृति में। तो इसके अलावा ये जंगली जीव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। हमने इनको सम्मान देते हुए अपने भारतीय मुद्रा में भी इनको स्थान दिया है। जैसे जो सारनाथ में, है ना, अशोक स्तंभ है, उनमें हम देखते हैं कि उनमें 4 सिंह का हम जो अपने सर से सटाकर चारों पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह से उनको निर्माण किया गया है। उनके पास फिर हम अपनी मुद्रा में भी उनको देखते हैं और वहां भी वो अशोक स्तंभ से जो लिया गया मुद्रा में इनका इनके चित्र को, तो हम देखते हैं कि उनमें भी मतलब हाथी को, घोड़ा को, बैल को प्रसाद दिया गया। तो इनको भी हम सम्मान दिए हैं और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग माने हैं। तो इस प्रकार वाइल्ड लाइफ जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इस तरह से हम लोग प्राकृतिक विरासत को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक विरासत में। अब सांस्कृतिक विरासत क्या है, थोड़ा चर्चा इस पर कर लिया हम लोग। सांस्कृतिक विरासत क्या है? सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज, यानी कि मैनमेड हेरिटेज, मतलब जिसका निर्माण मनुष्य ने इन प्राकृतिक विरासतों से लेकर उनके स्वरूप में, उनके आकार में और उनका मतलब परिवर्तन कर दिया हो, उनके मूल्य में वृद्धि कर दिया हो, इनको हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ा दी हो। जैसे सांस्कृतिक विरासत में हम ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं। जैसे आप लेते हैं कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता को जो हम इतिहास में लेते हैं, अपने भारत के इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मकानों का निर्माण, है ना, रास्तों का निर्माण, गलियों में लाइट का निर्माण, अन्नागार मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि तालाब का निर्माण हुआ है जो मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा देखते हैं हम कालीबंगा में जो चावल के जाने के साक्ष्य मिले हैं, चबूतरा मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, है ना। औरतों के हाथ में कंगन औरतें पहनती थी, ये सारे मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं। तो बहुत सारे मूर्तियां मिली है। तो ये सारे हमारे क्या है, सांस्कृतिक विरासत में जो निर्माण किया गया था मनुष्य द्वारा। और ये हमको ये सब देखकर काफी गर्व सा फील होता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भारत की प्राचीनतम विरासतों में से सबसे प्राचीनतम और सबसे ज्यादा फली फूली विरासत थी, है ना। तो इन विरासतों को देखकर हमें प्राउड फील होता है सांस्कृतिक विरासत में। अब आगे देखते हैं मौर्य वंश में बहुत सारे मिले, जैसे उल्टा कमल, है ना। उल्टा कमल पे जो मौर्य वंश के जो उल्टे कमल मिले हैं, उन पर जो जानवरों के चित्र मिले हैं, है ना, घोड़ा का, हाथी का। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखकर हमें एक अजीब सा, एक गजब सा अनुभूति प्रदान देती है, एक प्राउड सा फील होता है इससे। अब
गुप्त वंश को भी देखते हैं हम लोग, पाल वंश को भी देखते हैं, और सातवाहन वंश जो हमारा सातवाहन वंश में देखते हैं। दिल्ली के दिल्ली में जो लौह स्तंभ है सातवाहन वंश से जो है ना, गुप्त वंश में जो बने हैं, आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, ये सांस्कृतिक विरासत है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो राष्ट्रकूट है ना, सातवाहन वंश के बने हैं, और राष्ट्रकूट वंश में उसमें निर्माण किया गया, गुप्त वंश में निर्माण किया गया है। ये सारे देखकर हम लोग काफी अनुभूति, काफी प्राउड फील करते हैं। इसके अलावा बराबर की गुफाएं है ना, और इसके अलावा बाकी गुफाएं एमपी में जो है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक गुफाओं में, सांस्कृतिक विरासतों में हम लोग पाते हैं आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आपका आगरा का किला है ना, और सासाराम का मकबरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम में जो है, शेरशाह का मकबरा। और इसके अलावा आगे भी हम लोग जो भी, जैसे हम लोग देखते हैं आपका गुलबदन बेगम ने जो सांस्कृतिक विरासत में हुमायूं के लिए एक पुस्तक की रचना की थी, तो इस तरह से हुमायूंनामा, तो इस तरह से बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत में हमें प्राप्त होता है। और सांस्कृतिक विरासत जो भारत को एक अलग सा अनुभूति, भारत की सांस्कृतिक विरासत को जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है, ऐसा विरासत में हम सांस्कृतिक विरासत में पूरे विश्व में नहीं पाते हैं। सांस्कृतिक विरासत को बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना समय, अपना अनुदान दिया है। जैसे बहुत सारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे भूगोलवेताओं ने, है ना, और इसके अलावा खगोलवेताओं ने, है ना, राजनीतिज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है इनमें। और सांस्कृतिक विरासत आज जो हमारी विविधताओं से भरा हुआ है, यह विरासत जो हमें एक अलग सुखद अनुभूति प्रदान करती है। और इनमें इन लोगों ने, जैसे अंक का आविष्कार है ना, बीजगणित का आविष्कार जो हुआ हमारे देश में, शून्य का आविष्कार जो हुआ है ना, आयुर्वेद का आविष्कार जो हुआ, इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने सांस्कृतिक विरासत में अपना योगदान दिया है और सांस्कृतिक विरासत को बनाने में अपना समय दिया है और अपनी मूल्य अमूल्य भेंट जो हमको प्रदान किया है। इसके अलावा हम आगे बढ़े, गुजरात में कुछ सांस्कृतिक विरासत है इंपॉर्टेंट, जैसे लोथल, धौलावीरा, रंगपुर है ना। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, जूनागढ़ में मोहब्बत जंग का मकबरा है ना, पाटन में पाटन देवी का मकबरा, पाटन देवी का मकबरा जो है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिनल देवी का तालाब जो है ना। और इस प्रकार अहमदाबाद में एक है आपका, अहमदाबाद में जामा मस्जिद है ना, झुकती या झूलती मीनार है। तो इस प्रकार बहुत सारे गुजरात में भी, हमारे गुजरात में सांस्कृतिक विरासत है। इसके अलावा भी है, जैसे आपको हम देखते हैं गुजरात में, हम देखते हैं गुजरात की विरासत में देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आपका शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा विद्यापीठ। इसके अलावा देखते हैं द्वारकाधीश में है ना मंदिर है। तो इस प्रकार हम लोग, आज हम इस बात को पूरी तरह से अच्छे से हम लोग इसका वर्णन किया है कि भारत के विरासत में प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत के रूप में जिसको बांटा गया है, अपना एक अहम भूमिका रखता है, अपना अहम योगदान दिया है। और इस प्रकार सारी विरासत को मैंने एक एक करके आपके सामने पेश किया है। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें अच्छे से, उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा और उनका भी एग्जाम अच्छे से जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। फिर इसका कुछ जो पार्ट्स बचे हुए हैं, इसका थर्ड वीडियो में इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की विरासत को फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो अगले 2 दिन में हम इसका तीसरा पार्ट हम लाने का प्रयास करेंगे, है ना। धन्यवाद।